नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आयुष्मान में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, ये हम नहीं रिकॉर्ड कह रहे हैं। और ये रिकॉर्ड निकाले हैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने। पहले भी हमने इस पर खबर बनाई थी, जांच भी शुरू हुई है और कार्रवाइयाँ भी शुरू हो रही हैं। लेकिन ये जो गोरख धंधे हैं ये बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक डॉक्टर कई जगह काम कर रहे हैं और सब जगह परमानेंट, मतलब रेसिडेंट डॉक्टर के तौर पर। ये बाकायदा सरकारी पोर्टलों में है। ये जो पोर्टल हैं उसमें सब कुछ दिखता था। जब आरटीआई लगाई गई तो आयुष्मान विभाग के जो जनरल मैनेजर हैं उन्होंने ये कह दिया कि ये व्यक्तिगत जानकारी है और ये आरटीआई के दायरे में नहीं आती। बड़ा अजब है कि जो पोर्टल में दिखता है, सबको दिख रहा है, वो आरटीआई के दायरे में नहीं है। ये पहली बार सुना है कुछ इस तरह से। और अब बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि उस पोर्टल से ही वो सारी जानकारी हटा दी गई है। जिस व्यवस्था को बहुत पारदर्शी करना चाहिए था, उस व्यवस्था को इस तरह से क्यों पोशीदगी की जा रही है, उसमें क्या छुपाया जा रहा है। और छुपाया जा रहा है तो जाहिर है दाल में कुछ काला है। ये तो डॉक्टर की हम बात कर रहे थे। नर्सिंग स्टाफ भी कई हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं। किसी की जन्म तिथि दी गई है या तो किसी की और जानकारी बदल दी गई है, लेकिन काम कई में कर रहे हैं। एक ही नर्सिंग स्टाफ कैसे कई जगह काम कर सकता है? घंटों की ड्यूटी होती है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसे को कैसे किया जा सकता है? पूरी सूची के साथ हम आपके साथ बात करेंगे। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ नीरज यादव मौजूद हैं, जो नीरज एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। और साथ ही पीछे हमने सृष्टि हॉस्पिटल के भी कुछ सवाल खड़े किए थे। उनके यहाँ एक पैथोलॉजी में काम करने वाले डॉक्टर साहब हैं, सुशील कुमार शर्मा। उनके हमने बाकायदा दिखाया था कि वो दो तरह के हस्ताक्षर करके पैथोलॉजी की रिपोर्ट देते हैं। और जिस तरह की वो रिपोर्ट देते हैं उससे बाद में उन्होंने इनकार कर दिया कि वो उनकी रिपोर्ट नहीं है, उनके हस्ताक्षर नहीं है, वो वहाँ काम नहीं करते हैं, उसका दुरुपयोग किया गया है। ये खबर हमने चलाई थी। इसके साथ साथ फायर एनओसी, सृष्टि हॉस्पिटल के पास फायर एनओसी समाप्त हो गई है, जिसको बाकायदा उन्हें आयुष्मान को सूचित करना चाहिए था, जो उन्होंने सूचित नहीं किया है। तो ऐसे भी कई सवाल हैं और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए भी हमारे साथ राजकुमार सूर्यवंशी मौजूद हैं, जो डायरेक्टर हैं सृष्टि हॉस्पिटल के। तो राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए नीरज, सबसे पहले हम सृष्टि की ही बात करते हैं। इस गोरख धंधे की तो हम फिर बात करेंगे खुलासे से, क्योंकि राजकुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने इनके बारे में खबर दिखाया था और हमने आह्वान भी किया था कि जो अपना पक्ष रखना चाहे, और अभी भी हम जिन लोगों के बारे में ये सब खबर चला रहे हैं उनसे फिर उनका पक्ष पूछेंगे। वो जो भी बताना चाहेंगे हम उसको वैसा ही चलाएंगे। क्या कहेंगे आप, अगर हम सृष्टि हॉस्पिटल के बारे में अभी शुरुआत वहीं से करते हैं। सृष्टि हॉस्पिटल के बारे में आपने कुछ सवाल उठाए थे, हमारे दर्शकों को एक बार फिर वो बताएं, वो क्या मुद्दे थे? जो सुशील कुमार शर्मा हैं, जिनके हस्ताक्षर में भिन्नता पाई गई थी, इस पर मुझे संदेह हुआ था। और जब पोर्टल में उनकी जानकारी दी गई थी तो उनके मोबाइल नंबर के पोर्टल में जानकारी नहीं थी उनकी। जब उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो सृष्टि हॉस्पिटल में विजिटिंग कंसल्टेंट थे, लेकिन जो हस्ताक्षर हैं इस रिपोर्ट पे वो उनके हस्ताक्षर नहीं है। उन्होंने मुझे चैट में भी वो कंफर्म किया, मिलके भी कंफर्म किया, बाकायदा उसके लिए लेटर दिया उन्होंने मुझे, और थाने में भी उसकी जानकारी दी है। हाँ, उन्होंने एक थाने में भी शिकायत की है कुछ इस तरह की। इसके अलावा फायर एनओसी का भी एक कोई मुद्दा है आपका? फायर एनओसी जो मुझे डिपार्टमेंट ने दी थी उसके अनुसार फायर एनओसी अप्रैल या मार्च महीने में समाप्त हो चुकी थी। चलिए, क्या कहेंगे राजकुमार सूर्यवंशी, आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं इस पूरे मामले में? जी, आप क्या कहेंगे? गंभीर अनियमितता की एक शिकायत डॉक्टर सुशील शर्मा ने तो थाने में भी इस बात की सूचना दे दी है। जी। वो आपके यहाँ काम नहीं करते हैं इस तरह से, जिस तरह से आप उनके साइन और हस्ताक्षर और उसके सील का उपयोग कर रहे हैं। मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो थाने में शिकायत की हुई है कि मेरे उस रिपोर्ट में सिग्नेचर नहीं है। पहले
तो मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि मैं पैथोलॉजी संचालन नहीं करता हूँ। पैथोलॉजी मेरे यहाँ थर्ड पार्टी करती है, जिसका मेरे पास एग्रीमेंट है 3 साल का। पहले 2022 में पैथोलॉजी दिलीप गुर्जर जी हैं एक, उनको दी हुई है। पूरा पैथोलॉजी का संचालन वही करते हैं, वही रिपोर्ट जारी करते हैं और वही डॉक्टर रखते हैं। और रही बात सुशील कुमार शर्मा जी की, तो अभी तक हॉस्पिटल में 2 साल से वो आ रहे हैं। जितने भी आप रिपोर्ट्स देखेंगे सारे वही साइन मिलेंगे जो नीरज जी ने आरोप लगाए हुए हैं। वो इस चीज़ से नकार नहीं सकते कि मेरे साइन नहीं है, बाकायदा उनको हमने पेमेंट की है। उनके साइन करते हुए मेरे पास फ़ोटोज़ तक हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग है वही साइन की। जो ये पूछ रहे हैं कि कोई रिपोर्ट, जैसे कि क्या होता है कभी कभी कोई मरीज़, ये सारी चैटिंग, ये फोटो आप हमारे साथ साझा करेंगे। बिल्कुल सर करेंगे। और आपने जो पेमेंट किया जिसका आप जिक्र कर रहे जी, थे, वो चेक तो के आपने माध्यम से किया है, वो भी हम आपको शेयर करेंगे। जी, ये जो थर्ड पार्टी है, जी अगर वो अनियमितता कर रही है जी, तो आपकी जवाबदारी नहीं बनती है? हमारी पूरी जवाबदारी बनती है। अगर हमारे पास शिकायत आएगी तो हम उस पर एक्शन लेंगे। जी जी, अब आपके माध्यम से ये चीज़ें सामने नहीं, आई। ये विषय तो हमने कई दिन पहले उठाया था। जी ये विषय जब हमने कई दिन पहले उठाया था तो आपके पास तो ये आपको जानकारी तो है इस विषय की, और जब आपको जानकारी है इस विषय की तो आप कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी को आपने काम दिया हुआ है। आपने थर्ड पार्टी को कोई नोटिस दिया? नोटिस नहीं दिया, उनको हमने बुला के उनको समझाया हुआ है कि ये सारी चीज़ें संज्ञान में आ रही हैं, इन पे आप कहना क्या चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि सर ये जो भी चीज़ें हैं वो सारे मतलब आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि उनके पास प्रूफ है, सारी फाइल में हमारे पास वही सिग्नेचर मिलेंगे। और उन्होंने थाने में एक लिखित में भी आवेदन दिया हुआ है कि मैं सृष्टि हॉस्पिटल में पार्ट टाइम में जाता हूँ, रिपोर्ट्स मेरे संज्ञान में बनती हैं। यही लिखित में उन्होंने अपने CMHO ऑफिस में दिया हुआ है, उसकी कॉपी एक मेरे पास है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। दूसरा, फायर एनओसी के बारे में एक विषय है कि आपकी फायर एनओसी समाप्त हो गई है। जाहिर है मरीजों के से संबंधित विषय है, बहुत गंभीर विषय है और मरीजों की सुरक्षा का मामला है, और ऐसी जगह जहां लोग अपनी जान बचाने आते हैं, अपने बेहतर स्वास्थ्य की कामना से आते हैं, ऐसी जगह में भी अगर फायर एनओसी और इस तरह की चीज़ों पर अगर क्वेश्चन लगता है तो ये गंभीर विषय है। जी, जब मैंने 2022 में हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था तो उस समय मुझे जो फायर एनओसी मिली थी, एक्चुअली में दो फायर एनओसी होती हैं, एक होती है प्रोविजनल और एक होती है टेम्परेरी। तो जो नीरज जी जिसकी बात कर रहे हैं वो थी प्रोविजनल, जो बता रहे हैं कि 2000 मतलब अप्रैल में जो एक्सपायर हो गई है, अप्रैल में एक्सपायर हो गई। एक थी हमारे पास टेम्परेरी जो 15 सितंबर 2025 को एक्सपायर हुई है। जैसे ही मुझे तो पहले से पता था कि ये 15 तारीख को एक्सपायर हो जाएगी, मैंने 2025 अप्रैल में रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराया। रिन्यू कराते समय जो 15 अप्रैल वाली जो एनओसी थी वो मैंने वहाँ पे जमा की। लेकिन अभी जो एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि 50 बेड से जो कम हॉस्पिटल रहते हैं उनको फायर एनओसी की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ फायर ऑडिट से ही उसका काम हो जाता है। तो जैसे ही ये रिपोर्ट जो एनओसी समाप्त हुई, मैंने इसका ऑनलाइन अप्लाई किया, मेरे पास ऑनलाइन उसकी रसीद है। मैं फायर ऑफिस गया तो उन्होंने यही बताया कि फायर एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 50 बेड से कम बिस्तर वालों को फायर ऑडिट से ही इसका काम हो जाता है। फिर मैंने फायर इंजीनियर से बात की, फायर इंजीनियर ने मेरा अस्पताल विजिट किया, अस्पताल में जो जो कमियां दी वो मैंने पूरी करी, उसकी उन्होंने एक एनओसी मुझे दी। फिर जो कमियां होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, फिर से उन्होंने मुझे एक एनओसी वापस दी। कब उपलब्ध हुई है आपके पास एनओसी? जी, ये अब एनओसी हमारे समाचार बनाने के बाद हुई है कि समाचार सितंबर की है? सितंबर में आपको ये एनओसी? जी, वो पहले ही मिल गई थी मुझे। चलिए इसको आप सार्वजनिक कर दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे। नीरज, आप कुछ कहेंगे इस पे? जी, मैं कहना ये चाहूँगा भाई साहब जी, माना कि 50 हॉस्पिटल से कम के लिए, बेड से कम के लिए फायर एनओसी नहीं चाहिए होती, फायर ऑडिट रिपोर्ट चाहिए होती। लेकिन आयुष्मान में इनपेनलमेंट कराने के लिए फायर एनओसी कंपलसरी होती है
और इनका जो हॉस्पिटल है 2022 में रजिस्ट्रेशन कराया गया था। फायर एनओसी जो इशू होती है वो 3 साल के लिए होती है। अप्रैल 2025 में फायर एनओसी समाप्त हो चुकी थी। मेरे द्वारा जो जानकारी इनकी आरटीआई में मांगी गई है वो सितंबर माह में मांगी गई, जो कि मुझे अक्टूबर माह में प्राप्त हुई है। यदि रिन्यू हो गई थी या यदि फायर ऑडिट रिपोर्ट आ गई थी तो वो कार्यालय ने मुझे क्यों नहीं दी, ये भी एक प्रश्न उठाता है। और आयुष्मान के लिए कंपलसरी है फायर एनओसी, बिना उसके आप नहीं करा सकते हैं। आयुष्मान के लिए अगर आप जरूरी दस्तावेज है। आयुष्मान में, जो मेरे पास नियम की जानकारी है, आयुष्मान में अगर फायर एनओसी को आप वहाँ सबमिट नहीं करते हैं और आप अगर एनओसी समाप्त हो गई इसकी आप सूचना नहीं देते हैं तो आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। उसको लेकर आपके सारे बिल और सारी तरह की चीज़ें रोकी जा सकती अभी आपसे जो कह रहा हूँ 50 बेड से जो कम हॉस्पिटल हैं बिस्तर वाले, उनको फायर ऑडिट रिपोर्ट से ही उनका काम होता है, उसमें एनओसी की जरूरत नहीं रहती। आयुष्मान में भी? आयुष्मान में मतलब 50 बेड से जो कम हॉस्पिटल, और हमारा हॉस्पिटल ये तो आप हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे तो हैं, रजिस्ट्रेशन, और यहाँ बात आयुष्मान की हो रही है। हमें जो हॉस्पिटल जो रजिस्ट्रेशन जो हमें आयुष्मान मिला है तो वो भी हमें बेड के अकॉर्डिंग ही मिला आपके हुआ है। बेड के अकॉर्डिंग, रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग मिला है, लेकिन उसकी शर्तें तो है ना अपनी। ऑडिट और एनओसी एक ही चीज होती है सर, चलिए, क्योंकि ऑडिट में ही फायर ऑफिसर ही आके ऑडिट करता है ना, और एनओसी भी फायर वो ही देता है, अधीक्षक। चलिए, सवाल बहुत से हैं और सुशील कुमार शर्मा ने जो आरोप लगाए थे वो बहुत ही गंभीर हैं। उसकी चैट भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, आप भी जो जानकारी उपलब्ध कराएंगे वो भी हम इसमें साझा करेंगे अपने इसमें। नीरज, आयुष्मान के बहुत ढेर सारे गड़बड़ झाले हैं, ढेर सारे अस्पताल हैं आपके पास, ये कई हॉस्पिटल हैं जिनका भी हम लोग जिक्र कर रहे थे, जैसे मैक्स भोपाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भोपाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जैसा इसका जिक्र था। इसके नर्सिंग स्टाफ में भी बहुत ढेर सारी गड़बड़ियाँ हैं। इसके नर्सिंग स्टाफ में भाई साहब इन्होंने क्या करा है, ये हॉस्पिटल एक ही व्यक्ति के हैं जी। इन्होंने नर्सिंग स्टाफ के डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करके, रजिस्ट्रेशन नंबर वही है, जैसे इसमें मैं नाम बता दूं आपको, मैक्स हॉस्पिटल है, इसमें अनामिका पटेल जो हैं इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 31111, लेकिन जब ये सूर्यांश में जाती हैं तो इनका नंबर जो रहता है 311111, मतलब डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर देते हैं ये लोग। और इसके अलावा एक डॉक्टर साहब हैं इनके यहाँ, संकल्प हॉस्पिटल है और सूर्यांश हॉस्पिटल है, कृष्ण कुमार डॉक्टर हैं जो परमानेंट पीपुल्स में कार्यरत हैं, संकल्प में कार्यरत हैं, सूर्यांश में कार्यरत हैं। जब मेरी इनसे फ़ोन पे बात हुई तो इनके द्वारा बताया गया कि मैं इन दोनों हॉस्पिटल में कार्यरत नहीं हूँ, मेरे बिना अनुमति के, बिना सहमति के मेरे नाम का उपयोग रजिस्ट्रेशन के समय किया गया है, जिसकी मेरी कॉल पे बात हुई। 4 मिनट 54 सेकंड की वार्तालाप मेरी कृष्ण कुमार भारंग जी से हुई है, जिसमें उन्होंने साफ रूप से इनकार करा है। चलिए, उसके कुछ अंश हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं एक बार, उन्होंने क्या कहा है। कृष्ण कुमार भारंग ने, डॉक्टर कृष्ण कुमार भारंग ने क्या कहा है, और फिर मैंने भी उनसे बात की है, वो भी आपको सुना। मैं नीरज यादव बात करूँगा सर। बताइए। वो आपके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बात हुई होगी आपकी डॉक्टर आसिफ। हाँ बताइए। ये क्या वैसे 2-3 जगह आपके रजिस्ट्रेशन मतलब यूज करना पाया गया, कल मैंने लिस्ट निकलवाई थी। कहाँ लगा दिया यार इन लोग, कौन है? अरे बहुत सारी ये गैंग है पूरी मेडिकल माफियाओं की। अभी हमने 3-4 लोगों का ईओडब्ल्यू में भी रजिस्टर्ड कराया है, अल रशीद, सृष्टि, जीवनदान और बेरसिया जनरल हॉस्पिटल, 4 लोग अभी अपन ने ईओडब्ल्यू में भी रजिस्टर्ड कराया। ये क्या कर रहे थे, फर्जी पेशेंट बना के, फर्जी टेस्ट रिपोर्ट, फर्जी डॉक्टर की सील साइन बना के इनने करोड़ों रुपए निकाले आयुष्मान से। बाप रे। और एक डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा है पीपल्स में, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। अच्छा। उनका सृष्टि वाले ने कम से कम कुछ नहीं 70 मरीजों के रिपोर्ट पे उनके साइन है। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मेरे साइन ही नहीं है, तो उन्होंने भी थाने में कंप्लेंट करी है इसकी। तो ये अभी किस हॉस्पिटल में किसने डाला है, बताना जरा थोड़ा। अभी संकल्प में है और एक उसमें है सूर्यांश में, 2 जगह तो अभी मुझे सामने आया है आपका। काहे में लगाया है ये जिशान अहमद, डॉक्टर जिशान अहमद। नहीं, काहे में लगाया है मतलब रजिस्ट्रेशन करते समय देना होता ना कि आपके यहाँ कौन कौन स्पेशलिस्ट हैं। मैं बिल्कुल सीरियस से इस चीज को नकार रहा हूँ। और उसमें आप परमानेंट दिखा रहे हैं कि आप परमानेंट एम्प्लॉई है वहाँ के। नहीं, मैं इस चीज को सीरियस से नकार रहा हूँ। इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन लगाया है और मेरे को बहुत सारे लोगों का लगाया है, कोई डॉक्टर रोहित चारी भी है पीपल्स में आपके। नहीं, तो ये बिल्कुल ही गलत है और ये मेरी जानकारी के बगैर लगाया गया है। और ये तो भाई साहब कई सालों से यूज हो रहा है, मतलब 2-3 साल से, मतलब जब से हॉस्पिटल। बहुत ही गलत है, ये जिसने भी करा है ये बहुत ही गलत है, और ये मतलब ये सही बात नहीं है, क्योंकि मैंने किसी को अपना रजिस्ट्रेशन नहीं दिया है। तो ये पता नहीं लोग
क्या करते हैं ये लोग, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। उसमें तो और भी डिटेल जाती है, डेट ऑफ बर्थ और ये सब भी जाती है। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी कम ज्यादा कर दी है, रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है। बाप रे, नहीं यार ये बिल्कुल और अभी गलत पता है एक और क्या करा, 4 नर्सिंग स्टाफ है इनके यहाँ, अनामिका है, नीतू है, और ऐसे करके 4 नाम है। हम्म, पहले एक हॉस्पिटल में वो कुंवारी अनामिका पटेल लिखते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर 3111 होता है, और दूसरे हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो मिस्टर अनामिका हो जाती है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर 3111 की जगह 3 5 बार 111 कर देते हैं। मतलब इस टाइप की चीजें कर रहे हैं लोग। पता नहीं, क्योंकि मैंने इन पे किसी को, FIR भी हुई थी भाई साहब क्राइम ब्रांच में बहुत टाइम पहले। नहीं ये गलत है ये जिसने भी दिया है। और रही बात जिशान अहमद की, तो मैं तो जिशान अहमद की शक्ल भी नहीं जानता, मैंने देखा ही नहीं आज तक। मैंने देखा भी नहीं है उसको कि वो दिखता नहीं तो इस कैसा पे है। आप अपनी तरफ से क्या एक्शन लेंगे? हम तो ले रहे हैं, 4-5 हॉस्पिटल पे हमने लिया भी नहीं है मैं बात करूंगा ये सब, और कार्रवाई भी हो रही है उस पर। चीजें नहीं, मैं बात तो करूंगा ना। मैं जैसे आपने बताया मेरे को, मुझको पता पड़ा है। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं डॉक्टर कृष कुमार भारंग। वो कह रहे हैं कि वो इस तरह के किसी भी हॉस्पिटल में नहीं जाते जी। और इसके अतिरिक्त भाई साहब, मेरे द्वारा सबसे पहले सृष्टि हॉस्पिटल की जानकारी मांगी गई। इंद्रजीत शिकरवार जी से, लोक सूचना अधिकारी हैं जो आयुष्मान के, उन्होंने जानकारी में डॉक्टरों की लिस्ट दी, सारी जानकारी दी, जिसमें फिर दूसरे हॉस्पिटलों की जब मेरे द्वारा लिस्ट मांगी गई डॉक्टरों की, तो उन्होंने धारा 8 का उल्लेख करते हुए, मैं इस विषय में आपके पास आऊँगा, बहुत गंभीर विषय है, इस पर मैं आपसे बात करूँगा कि RTI एक्ट की किस तरह से मखौल उड़ा रहे हैं सरकारी विभाग के ही लोग। लेकिन डॉक्टर कृष कुमार भारंग जिनके बारे में अभी जिक्र कर रहे थे नीरज, जिनसे नीरज की बातचीत हुई थी, उनसे मैंने भी बात की, उन्हें बताया भी, अवगत भी कराया कि मैं उनकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैंने उनसे भी बात की। लेकिन वो एक तरह से मुकर से गए। वो कह रहे थे कि नहीं, वो ऐसे किसी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो कभी कभी कॉल पे बुला लिया गया होगा, वो वहाँ से कोई वेतन नहीं पाते हैं। जब मैंने पूछा कि अगर आप क्या वहाँ भुगतान होता है आपको कुछ, बोले हाँ मुझे पैसे मिलते हैं वहाँ से। मैंने कहा पैसे क्या आपको चेक से मिलते हैं, कैश मिलते हैं? तो अटपटा से गए। वो बार बार मुझे इस बात को कह रहे थे कि बैठते हैं फिर बात करते हैं, बैठते हैं फिर बात करते हैं, बैठते हैं बात करने की। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने उनसे सवाल पूछना चाहता था मैं कि आप किस हॉस्पिटल में, मेरी जानकारी के हिसाब से वो पीपल्स हॉस्पिटल में रेसिडेंट डॉक्टर हैं, और वो मुझे रेसिडेंट डॉक्टर, विजिटर डॉक्टर, वहाँ परमानेंट डॉक्टर और वहाँ काम करने वाले डॉक्टर, कई तरह की परिभाषाओं को वो समझा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि एक डॉक्टर कितने हॉस्पिटल में काम कर सकता है, तो उन्होंने अनभिज्ञता, असमर्थता जताई, वो नहीं बता पा रहे थे। लेकिन इस पर भी नीरज से हम पूछेंगे, लेकिन पहले एक बार हम सुनाते हैं उन्होंने कहा क्या है। 2 हॉस्पिटल हैं, सूर्यांश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और संकल्प मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हाँ बताइए। इसमें आपका नाम पोर्टल में शो हो रहा है। काय में? ये आयुष्मान वाला जो पोर्टल है उसमें आपका नाम शो हो रहा है कि आप आयुष्मान वाले में शो हो रहा है कि किसी और में शो? किस चीज, क्या उसमें क्या शो क्या हो रहा है? विजिटिंग कंसल्टेंट आप इसमें चिकित्सक के तौर पर परमानेंट ड्यूटियां शो हो रही हैं कि विजिटिंग आ रहा है? अच्छा, इसमें परमानेंट आ रहा है कि विजिटिंग आ रहा है? परमानेंट आ रहा है डॉक्टर साहब हाँ तो आयुष्मान नहीं होगा शायद जी। पता नहीं। हाँ तो बताइए ना। तो आप हैं इन दोनों हॉस्पिटल्स में परमानेंट वो? रेसिडेंट नहीं हूँ मैं उसमें, जी। जैसे वो परमानेंट होते हैं वो उसमें नहीं हूँ मैं। फिर आप कैसे हैं, विजिटर हैं? लेकिन ये होता है कि ड्यूटी कर रहा है कोई वहाँ पे परमानेंट, है ना, जिसको रेसिडेंट बोलते हैं जी। तो रेसिडेंट तो मैं नहीं हूँ वहाँ पे, दोनों में ही नहीं हूँ रेसिडेंट। रेसिडेंट जैसे मैं क्यों कोई ड्यूटी कर रहा हूँ, और विजिटिंग में तो पता नहीं मेरे को, तो विजिटिंग में तो पता नहीं। नहीं मतलब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, मैं आपकी बात रिकॉर्ड कर सकता हूँ ना डॉक्टर साहब? परमानेंट ड्यूटी के लिए मैंने किसी को अपने रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जी। ठीक है, ऐसे ड्यूटी डॉक्टर में नहीं अटैच हूँ किसी में। तो आप विजिटर हैं, आप वहाँ जाते हैं विजिटिंग डॉक्टर के तौर पर? विजिटिंग के लिए तो ऑन कॉल तो कोई भी बुला सकता है ना जी। अगर हाँ कोई अगर ये बोले कि अगर मैं वहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे, ऐसा कोई फिक्स ड्यूटी नहीं है मेरी, मैं किसी परमानेंट में नहीं हूँ इन्वॉल्व उसमें, ना संकल्प ऑन कॉल कितने हॉस्पिटल्स अपने आपका नाम दे सकते हैं गवर्नमेंट एजेंसी को? ऑन कॉल भी नहीं जाता मैं तो, मुश्किल से एक तो हॉस्पिटल भी जाता हूँ। इन दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं आप ऑन कॉल? सूर्यांश कभी कभार में जाता हूँ सूर्यांश में, मगर मैं, आप समझ नहीं रहे हो, विजिटिंग में आप दे सकते हो जी, परमानेंटली कि आप वहाँ पे कोई फिक्स ड्यूटी करते हो, वो मैं नहीं करता वहाँ पे, अपन इतनी बात ही क्यों कर रहे हैं। मेरा ये है कि अगर किसी ने मेरी ड्यूटी शो कर रखी है उसमें लिखा होता है परमानेंट वाला या रेसिडेंट, तो मैं वहाँ नहीं हूँ।
हाँ, मैं लेकिन शिवराज का resident रिकॉर्ड में हूँ। रिकॉर्ड में मैं जहां तक देख पा रहा हूँ आपका नाम लिखा हुआ है। तो अब तो एक काम करिए, जी, आप नीरज जी से बात करिए, मैंने उनको पूरा बता दिया था नहीं, इस चीज नीरज जी को। मेरे प्रतिनिधि नहीं है। मैं तो एक मीडिया हाउस से बोल रहा हूँ, सबकी खबर तो से अपन कर आप रहा हूँ। आइए और अपन आराम से बैठ के बात करते हैं ना, आप तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, या डॉक्टर साहब फिर हो सकता है कि मैं समझ जाऊंगा 90% तो मैं आपकी बात समझ भी गया। तो मैं बोलता तो मैं रहा तो हूँ, आपसे सिर्फ मैं इतना वहाँ पूछ रहा हूँ रेसिडेंट कि नहीं हूँ। विजिटर के तौर पर आप कितनी हाँ, जगह जा विजिटिंग में सकते तो हैं? जाता हूँ, मेरे को नहीं पता कि कितनी जगह जाना है। नहीं, आप मेरे जा को कितनी जगह सकते हैं विजिटर के तौर पर? मुझको नहीं पता ना। अच्छा, आप उस कानून से अभिज्ञ नहीं हैं, उस नियम से? विजिटर में ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप जग नहीं जा सकते। विजिटर में, विजिटर मतलब ये होता है, जी कोई पेशेंट था, देखने के लिए आपको बुला लिया, एक तो ये तरीका होता है। जी एक ये होता है कि आप वहाँ 6 घंटे 8 घंटे बैठते हो, जी जी जिसके अगेंस्ट आपको सैलरी दी जाती है, जी जी यही होता है ना। जी। तो वो किसी के यहाँ से मैं सैलरी नहीं लेता हूँ, अच्छा ना मैं सूर्यान से सैलरी लेता हूँ और ना जी, मैं वहां से सैलरी लेता हूँ। अच्छा ठीक है, उसके लिए आपको वहां पे कुछ 6-8 घंटे की जो भी ड्यूटी दिखानी पड़ती है, और आप करनी पड़ती है, दिखानी का पड़ती है। जी जी। तो मैं उन दोनों में मतलब नहीं। आप जब यहाँ जाते हैं तो फीस लेते हैं आप? हाँ, विजिटिंग इन कॉल कभी कभार यदा कदा। ये तो फीस आपको ये लोग क्या ऑन अकाउंट देते हैं या कैश देते हैं? क्या के वो तो ऐसे विजिटिंग में थोड़ा दिक्कत आती है, कि आप रेसिडेंट नहीं होने चाहिए कहीं पे। अच्छा, आप ये जो जहाँ भी जाते हैं अपने रिकॉर्ड कहीं मेंटेन करते हैं, अपने विभाग में कहीं सूचित करते हैं, या कोई जरूरी नहीं है सूचित करना? एक काम करते हैं, अपन आराम से आइए, अपन बैठ के बात अच्छा करते हैं, चलिए, मैं इसकी आखिरी सारी आखिरी चीजें बात नहीं बता बता दिए पाऊंगा डॉक्टर आपको। साहब। डॉक्टर साहब एक लेकिन आखिरी मैं बात कहीं बताइए, बैठा हुआ हूँ तो सिर्फ इसकी एक सारी आखिरी बातें बात, करने के सिर्फ बाद। अंतिम अंतिम बात है सिर्फ। तो आपने सुना, ये वो लोग हैं जिन पर लोगों का विश्वास है। भगवान के बाद अगर किसी के बारे में, ईश्वर के बाद अगर किसी के बारे में लोग विश्वास करते हैं तो वो डॉक्टर होता है। और ये डॉक्टर सरकारी नियमों की किस तरह से धज्जियाँ उड़ाते हैं, किस तरह से पर्दे के पीछे ये बहुत ढेर सारे ऐसे काम करते हैं जिससे नियम तो टूटते ही हैं, मरीज़ों की जान को, उनकी सेहत को भी खतरा पहुंचता है। नीरज क्या कहेंगे, एक डॉक्टर कितनी जगह इस तरह से काम कर सकता है? वैसे परमानेंट 2 जगह अपनी सेवाएं दे सकता है, लेकिन डॉक्टर कृष्ण कुमार भारंग जी 3 जगह सेवाएं दे रहे हैं। और दूसरा सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टर साहब जब है मैक्स हॉस्पिटल में जाते हैं, सूर्यांश हॉस्पिटल में जाते हैं तो इनकी डेट ऑफ बर्थ कुछ होती है, और जब स्पर्श हॉस्पिटल में जाते हैं तो कुछ और डेट ऑफ बर्थ होती है उनकी। मतलब ऐसी कौन सी दवाई खाते हैं डॉक्टर साहब जो दूसरे हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उनकी उम्र घट जाती है, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देते हैं। मतलब इसी तरीके के कूट रचित दस्तावेज तैयार करके हॉस्पिटल अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, फर्जी डॉक्टरों की जानकारी देता है, फर्जी नर्सिंग स्टाफ की जानकारी देता है, जिसकी उनको डॉक्टरों को भी जानकारी नहीं होती है, ना नर्सिंग स्टाफ को कोई जानकारी होती है। अब आप कुछ आरटीआई के बारे में बता रहे थे कि पोर्टल से, जैसा हम जिक्र कर रहे थे पहले भी, पोर्टल से जी वो डाटा ही गायब हो गया। जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने सृष्टि की जानकारी जब मांगी तो डॉक्टरों की लिस्ट दे दी इन्होंने मुझे। जब मैंने अन्य डॉक्टरों की जानकारी, अन्य हॉस्पिटलों की जानकारी मांगी तो इन्होंने मुझे डॉक्टरों की जानकारी को व्यक्तिगत जानकारी बताया, और बताया कि धारा 8 के अंतर्गत यह जानकारी गोपनीय है, नहीं दी जा सकती है। फिर मेरे द्वारा उसका अध्ययन किया गया तो पोर्टल पर मुझे डॉक्टरों की लिस्ट की जानकारी मिली। जब फिर मेरी चर्चा हुई, इंद्रजीत सिकरवार जी हैं वहाँ पे, जिनके संरक्षण में ये सारा भ्रष्टाचार को छिपाने का कार्य किया जा रहा है, तो उनको जब मैंने बताया कि क्या है इंद्रजीत सिकरवार, जनरल मैनेजर? अभी जनरल मैनेजर है, और अतिरिक्त लोक सूचना प्रभार था उनके पास, जी। अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी का। अब वहाँ से वो प्रभार ले लिया गया? प्रभार उनसे हटा दिया गया है। जब मेरे द्वारा उनको बताया गया कि सिकरवार जी एक एक डॉक्टर जो है 4-4, 5-5 जगह काम कर रहा है, तो ये कैसे कर रहा है? पहले तो आपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए मुझे ये जानकारी नहीं दी, जब मैंने पोर्टल से जानकारी निकाली तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहना तो कुछ नहीं चाहा, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलके, मुझे नहीं पता ये चेन कहाँ तक जुड़ी है, लेकिन पोर्टल से जानकारी गायब होना ये सीधा संकेत देता है कि इसमें आला अधिकारी, मुझे तो ऐसा लगता है, मैंने माननीय मंत्री जी को भी इसकी कई बार शिकायत करी, तो उनके संज्ञान में होने के बाद भी मंत्री जी ने आज तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं की है। तो आपने देखा कि किस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, और ये महत्वपूर्ण योजना कोई मामूली योजना नहीं है, ये योजना है प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। क्या कहें नीरज, आप कुछ और कहना चाहते हैं? जी, दूसरा विषय सबसे बड़ा ये है भाई साहब, इनका एक ग्रुप है हॉस्पिटल का,
जिसमें मुझे जूते की माला पहनाने की, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मैंने ऐसा इनका क्या कर दिया है कि मुझे जूते की माला पहनाई जाएगी, मुझे मोहल्ले में आके जूतों की माला पहनाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पोर्टल से जानकारी हटने के बाद इसके तार बहुत दूर तक जाते दिख रहे हैं और मुझे मेरी जान माल का भी खतरा इस है। मामले में आपने कोई शिकायत की है? मैंने ईओडब्ल्यू में शिकायत करी है। नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए कहीं शिकायत? सुरक्षा के लिए मैंने थाने में शिकायत की है, लेकिन अब मुझे ये जो पोर्टल से जानकारी गायब हुई जी। है और जिस प्रकार से ये रूपरेखा बना रहे हैं सारे हॉस्पिटल वाले मिलके ग्रुप में जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, उससे मुझे जान माल का बहुत ज़्यादा खतरा है। अब आपको लग रहा है कि ये सब बड़े स्तर पर इसके मिली बहुत भगत बड़े है? स्तर पर मिली भगत है। पोर्टल से जानकारी गायब होना जी। सीधा संकेत देता है कि बहुत बड़े स्तर से ये घोटाला चल रहा था। और पोर्टल के माध्यम से जब मैंने निकाल के उनको दिखाई कि एक एक डॉक्टर, मतलब उसी पे तो रजिस्ट्रेशन है इनका, डॉक्टरों की जानकारी बताना पड़ेगी कि इनके यहाँ कौन सा MBBS डॉक्टर है, कौन सा जनरल मेडिसिन का है, कौन सा जनरल पैथोलॉजी है, उसके बेस पे ही रजिस्ट्रेशन होगा। जब वही फर्जी है, वो वहाँ काम ही नहीं कर रहा है, मतलब पूरा ढांचा ही मतलब हॉस्पिटल का फर्जी है फिर तो। बिल्कुल, ये मामले राजधानी भोपाल के हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि आप किसी कस्बे की बात कर रहे हो। राजधानी भोपाल में इस तरह से गड़बड़ियाँ हो रही हैं, कानून के इस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और जो लोगों की सेहत है उसके साथ भी मजाक है। इसलिए कि एक डॉक्टर 3-3, 4-4 जगह, नर्सिंग स्टाफ 3-3, 4-4 जगह कैसे काम कर सकता है। इसलिए कि अभी ऐसा तो हुआ नहीं कि क्लोन बना दिया गया, आपको एक क्लोन यहाँ काम कर रहा है, दूसरा वहाँ कर रहा है, तीसरा आप खुद कहीं और काम कर रहे हैं, संभव नहीं है। और ये AI का ज़माना है, फिर भी ये संभव नहीं है कि डॉक्टर कई जगह मौजूद हो जाएं एक साथ। तो ये तो जादू वही अस्पताल वाले बता सकते हैं कि ये कैसे जादू हो रहा है, और विभाग, सरकारी विभाग के लोग बता सकते हैं कि इस जादू में वो कहाँ तक डूबे हुए हैं, किस तरह से शामिल हैं और उनके अपने क्या हित जुड़े हुए हैं इसमें। लेकिन सवाल बहुत हैं, बड़े बड़े सवाल हैं और गंभीर चिंतन का विषय भी है। मुख्यमंत्री जी, आप देखिए क्या हो रहा है ये, और उप मुख्यमंत्री जी, आपका तो विभाग ही है। समीक्षा तो हो भी गई है पीछे, लेकिन क्या सिर्फ इसी तरह की समीक्षा से काम चलेगा? और सरकार में, राजधानी में, आप सबकी नाक के नीचे ये जिस तरह से इन लोगों ने अंधेरगंदी मचा रखी है, कब कार्रवाई होगी और कब इनको इबरतनाक सबक मिलेगा? हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।